हुई थी कि अगर आपने कोई सवाल पूछ दिया ऐसा जो थोड़ा सा लोगों को सुनने की आदत नहीं थी, सडनली लोग ब्रांड कर देते थे आपको। तो अब क्योंकि नौकरी करनी थी तो बीबीसी में भी रहा, और बीबीसी में इत्तेफाक से जब मैं था तो ये जो अपने सीताराम येचुरी साहब की जो घर से हैं मोहतरमा, वो उसकी हेड हुआ करती थी। तो मैं देखता था कि इजराइल का पीएम आ रहा है तो पता चला उसके खिलाफ वहां आप हिस्सा लेने भी जा रहे हैं। और वही मैं देखता था कि वहां एक आध कोई आदमी राम मंदिर की बात करता था तो लोग मुझसे कहते थे कि पुष्पेंद्र ये सब लोग जो है ना ये बड़े बीजेपी के आरएसएस के लोग हैं। तो मैं सोचता था ये नैरेटिव क्या है कि आप जो करें वो तो लिबरलिज्म है और दूसरा कोई बात खोले तो वो कम्युनलिज्म है, कंजर्वेटिज्म है। तो कुल मिलाकर के एक लंबा सफर रहा और एक दिन यकायक मुझे कर्नल आर.एस. सिंह, जी.डी. बख्शी, इन लोगों ने मुझसे कहा कि पुष्पेंद्र, जो इस्लाम के बारे में हमारे देश में सरकारें नहीं बोलती, समाज के अंदर एक 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 अनसीन फियर है कि हर आदमी बोलना नहीं चाहता, अपनी बात ही नहीं कहना चाहता, उस पर सवाल भी नहीं खड़ा करना चाहता। तो क्योंकि तुम अलीगढ़ से हो और तुम उस जिंदगी को जिए हो तो शायद तुम बोल पाओगे, नहीं तो बहुत सारे लोग रटी रटकाई बातें बोलते हैं। तो इस तरीके से ताहिर भाई वो तय हुआ कि कुछ बातों को पहले साफ किया जाए और कुरान मजीद और इस्लाम के हवाले से पहले इस बात पे बात की जाए कि क्या हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो जो कुछ बताया जाता है उसके बारे में क्या वो सच में वही है, या हिंदुस्तान के मुसलमान के दिल में कोई अजीबो गरीब किस्म का ख्वाब है जिसे यहाँ की सरकारें सुनना नहीं चाहती, देखना नहीं चाहती। और उसके बारे में लोग हमेशा इस देश में सेकुलरिज्म की बात जब भी होती है तो सेकुलरिज्म की शुरुआत इससे होती है कि पुष्पेंद्र साहब जब भी सेकुलर होंगे जब वो ये कहेंगे कि मेरे दो दोस्त मुसलमान हैं और वो बड़ा अच्छा खाना बनाते हैं और बड़ा अच्छा गाना गाते हैं, और देखो वो तो क्या कहते हैं सबकी बात करते हैं, वो तो कभी किसी के खिलाफ नहीं बोलते। तो वो दो मुसलमान जो है वो हिंदुस्तान में हर आदमी के, इस देश में मुसलमानों की सोच की गारंटी लिए हुए हैं। लेकिन वो दो मुसलमान जब आपके साथ कोई जाति हो जाए तो वो खामोश हो जाते हैं या वो इग्नोर कर देते हैं या वो ये मान के ही चलते हैं कि नहीं आपको तो ये बर्दाश्त करना ही करना है, आप ही को सुबह से शाम हमको सर्टिफिकेट देना है कि यू आर ए सेकुलर एंड यू आर ए स्टोन सेकुलर, और हमें कोई सब नहीं देना। हम जो है वो माइनॉरिटी में हैं और हमारे साथ तो जो है नेहरू ने गलत किया, गांधी ने गलत किया, पटेल ने गलत किया। तो कुल मिलाकर के जब मैं उन लोगों के नाम सुनता था कैंपस में कि सर सैयद अहमद खां, मोहम्मद इकबाल और खलीकुज्जमान साहब, और जब इन सबके नाम बाद में पता चला ये तो बड़े हार्डकोर लोग थे, इन्होंने तो पाकिस्तान बनाया, तो वो पूरा नैरेटिव ही हमारे कैंपस में एक अलग तरीके से चलता था। और उसमें एक बड़ा नैरेटिव था, जब मैं 12 साल पाकिस्तान की नौकरी में था तो वो मुझे लगा कि बड़ा कोइंसिडेंस नहीं है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी लोग ये कहते थे कि जब हिंदुस्तान में मुगल थे, यहाँ पर जब अंग्रेज आए तो मुगलों से अंग्रेजों ने हुकूमतें ली, और आज जब अंग्रेज जा रहे हैं तो फिर ये हुकूमत जो है मुसलमानों के हाथ में देनी चाहिए, ये हिंदुओं के हाथ में क्यों दी जा रही है, इस किस्म की बातें चलती थी। तो शायद उस वक्त हमारा इतना हमारा एक्सपोजर नहीं था तो ये समझ नहीं पाया मैं। यही मैंने बात पाकिस्तान में भी कई बार ढाबों पे सुनने को मिली मुझे, तो मुझे लगा कि ये कोई एक ही साइकोलॉजी है। और एक तरफ जिना थे, उन्होंने साफ साफ कहा और खुल के कहा, लेकिन हिंदुस्तान में मुसलमानों का स्थिति यह है कि हम मौलाना आजाद को उस वक्त तक तो अच्छे लगते हैं, मौलाना आजाद जब तक वो एजुकेशन मिनिस्टर रहते हैं, और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जब ये बहस चलती थी तो सर सैयद मॉडल और जिना मॉडल की बात होती थी। तो जिना तो चले गए थे तो जिना का नाम उस तरीके से नहीं लेते थे, लेकिन कहते थे सर सैयद मॉडल अच्छा है या मौलाना आजाद का मॉडल अच्छा है। तो सर सैयद को था, और उसमें फिर ये भी हुआ कि मौलाना आजाद एक ट्रेन में बैठ के अलीगढ़ से निकल रहे थे रास्ते से, वहां अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लड़के चढ़े तो उन्होंने उनके मुंह पे थूका कि तुम जैसे गद्दारों की वजह से ऐसा हो। तो इस तरीके की चीजें थी। तो कुल मिलाकर के इस 25 साल के सहाफत के सफर के बाद मुझे लगा कि मुझे अब कुछ कहना चाहिए, और शायद अगर मैं ये नहीं कहूंगा तो मैं अपने साथ भी जाती करूंगा और मुझे लगेगा कि फिर मुझे दूसरे से भी ये हक नहीं है कहने का कि लोगों को बोलना चाहिए। तो मैंने सिंपल ये कहा कि आप हमें ये बताएं कि इस्लाम कहा जाता है कि इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस। मैंने कोई किताब पे सवाल नहीं उठाया। अगर इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस है तो जो आपके 53-54 मुल्क है भाई, वहां कोई दूर दूर तक ऐसा आदमी नहीं है जो इस्लाम के बारे में कुछ गलत भी सोचता हो। तो ना वहां पर शांति है, ना जहां मुसलमान माइनॉरिटी में है न वहां शांति है, जहां मेजॉरिटी में है न वहां शांति है, और सारी जगह दुनिया में कन्फ्रंटेशन इस्लाम के साथ हो रहा है, दूसरी सिविलाइजेशन का। तो ये बात इस्लाम को तय करनी है कि क्या इस्लाम के बारे में ये जो फैलाया गया इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस, रिलीजन ऑफ पीस, तो पीस है कहां पर। तो फिर जब हम आए थे 88 के अंदर दिल्ली, तो उस वक्त तो पता चला ये कश्मीर का मामला हुआ था, तो हमारी सहाफत का सफर शुरू हो रहा था, उसी वक्त सब ये कुछ हमने देखा।
तब लगा कि हमको ये मुसलमान के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ एक बड़ा जिसे कह सकते हैं कि एक सामूहिक तौर पे या कलेक्टिवली एक ऐसा झूठ बना लिया है लोगों ने कि देखिए मुसलमान जो है ना वो इसमें कुछ मुसलमान खराब हैं, इस्लाम ऐसा नहीं कहता। तो ये बहुत दिन तक चला और मैंने कहा ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि मुसलमान गड़बड़ हो सकता है, कुरान से कोई मतलब नहीं, और कुछ मुसलमान। तो ये कुछ मुसलमानों को मैंने ढूंढना शुरू किया कि कुछ मुसलमान जो पिछले 50 साल में मेरी जिंदगी में आए वो कहाँ हैं और क्या होता है। तो मुझे लगा कि मुसलमान पढ़ा लिखा हो, मुसलमान बड़ा एजुकेटेड भी हो, मुसलमान सब वो वहां तक तो बात करता है, लेकिन जैसे ही बात आप कुछ किताब के ऊपर बात करने लगे कि जनाब उसमें कुछ इस तरीके की बातें हैं, तो वो एकदम एकदम जिसे कहते हैं ना कि हमारे यहाँ यूपी में कहा जाए हत्थे से उखड़ जाना, तो वो एकदम मतलब एकदम उसके अंदर ऐसा लगता है कि कोई खास किस्म का जिन अंदर आ गया और वो फिर बहुत एग्रेसिव हो जाता है। तो इस नुक्ते नजर से बातचीत हुई तो हमने कहा कि भाई हिंदुस्तान में जो मुसलमान है, आप मुसलमान जो लीडरान बहुत सारी बातें भी कहते हैं, आप उनको भी रिजेक्ट कर देते हैं। आज भी हिंदुस्तान में मैं बार बार ये कहता हूं कि 1946 का जो चुनाव है उसके जो नतीजे हैं, अगर आप उस नतीजों को देख लें तो उसमें से बहुत सारे मुस्लिम लीडर जीते, मुस्लिम लीग के लोग जीते, क्योंकि 492 सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व थी, उसमें 29 सीटें जीती मुस्लिम लीग ने। लेकिन मैं ये पूछता हूं कि जिन्होंने भारत के विभाजन के लिए वोट दिया, भारत पाकिस्तान बनने के लिए वोट दिया, जिना के उस स्लोगन पे वोट दिया, वो लोग तो यहां से गए नहीं, वो तो 1-2% गए। और ताज्जुब की बात यह है असलम भाई के वो मुस्लिम लीग धीरे धीरे उत्तर प्रदेश, बिहार, यहां सब जगह वो गायब हो गई और धीरे धीरे पता ये चला कि मुस्लिम लीग सारी की सारी जम कर गई कांग्रेस के अंदर। तो वो जो एलिमेंट था, वो जो डीएनए था, वो आपने कांग्रेस के में चले गए और फिर उसके बाद में डिफरेंट पार्टियां बनी, रीजनल पार्टियां आई, उसमें लोग चले गए। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छा खेल है कि चोर से कहो चोरी करो और हम यहां देखभाल करेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही हुआ कि पाकिस्तान भी बनवा दिया और तमाम सारी बातें भी हो गई, और फिर यहाँ एक बहुत बड़ा धड़ा यहां रहा और फिर यहाँ ये नैरेटिव चलाया गया सारे धर्म बराबर है, मजहब नहीं सिखाता आपस में पैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो ये सब स्लोगन चले जो आज लोगों को लगता है कि भाई अगर ये सब स्लोगन थे तो मुल्क भी बटा, लाखों लोग भी बने। और मुल्क बटते वक्त ना आरएसएस थी, ना बीजेपी थी, ना बजरंग दल था, तब भी एक बहुत हिंदुस्तान के सेकुलर लीडर थे, तमाम सारी चीजें हुई। तो कुछ चीजें हुई और फिर जो पहले शिक्षा मंत्री बने 1947 से 1958 तक, और फिर उसके बाद हुमायूं कबीर बने, फखरुद्दीन साहब बने, फिर आपके नूरुल हसन साहब बने, तो मुझे एनसी छागला बने, और 2009 में तो जेंटलमैन मिस्टर। Do you aspire to work in the United States of America? Well, don't worry. अशरफ अली फातमी जो दरभंगा के एमपी, वो इनका 6 एजुकेशन मिनिस्टर बने, और इन लोगों ने भारत के इतिहास को क्या लिखा है इसमें ये समझ, तो हम सब लोगों ने वही पढ़ा जो झूठ था। तो फिर ये सिलसिला शुरू हुआ कि भाई देखिए अगर हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम नाम की कोई चीज हिंदुस्तान में अगर है तो सीधे सीधे उसको एड्रेस करो, और अगर किसी को बुरी लगती है तो वो जवाब दे। और कोई मारकाट करने की बात करता है तो ठीक है भाई, सलमान रश्दी ने कुछ लिख दिया तो आपने उसकी गर्दन पे अनाउंस कर दिया, तस्लीमा नसरीन के ऊपर अनाउंस कर दिया। लेकिन इस सक्सेसिव दौर में ये भी हुआ असलम भाई कि जो हमारी यहाँ हुकूमतें थी ना, उन्होंने भी एक तरीके से मुसलमानों को एक कमोडिटी बना के अलग रखा और कहा कि नहीं 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 नहीं, वी विल प्रोटेक्ट यू, वी विल प्रोटेक्ट यू। और उनके प्रोटेक्शन के सिलसिले से ये चीजें चली और मुसलमानों की नाजायज मांगों को, नाजायज बातों को एक तरीके से हिंदू मेजोरिटी को, जिसे कह सकते हैं कि हिंदू मेजोरिटी ने कभी देश आजाद हुआ तो वो अपने काम में लगी, तो उसने उस तरीके से सोचा नहीं, तो हिंदू मेजोरिटी को इग्नोर किया गया पूरे देश में। कभी हिंदू मेजोरिटी ने ये नहीं कहा, आज आप ये आवाजें सुनते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो, लेकिन उस जमाने ये आवाजें नहीं थी। लोगों ने ये मान लिया था कि भाई मुस्लिम एक प्रॉब्लम थी और उस वक्त उनके कुछ हुकूमतों का मामला था, जिन्ना था, चलो भाई अब ये सेटल हो गया। लेकिन वो सेटल नहीं हुआ, बल्कि वो जो बहुत ओपन था, अब साइलेंटली वो एक जैसे कह सकते हैं कि वो बीमारी है डायबिटीज, वो धीरे धीरे होती रहती है, पता नहीं चलता है आपको। तो उस तरीके से आज हिंदुस्तान में मुसलमानों का रिश्ता, मुसलमानों का भारत के साथ रिश्ता, मुसलमानों का हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ